ऑल्टर कमांड से कल हमने कॉलम को रीनेम करना, नया कॉलम ऐड करना, कॉलम को ड्रॉप करना, ये हमने सीखा था। ऑल्टर कमांड से किसी भी कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग डेटा टाइप में अगर वैरकर है, उसका साइज कम ज़्यादा करना है तो वो भी किया जा सकता है। टेबल को रीनेम करना भी कल हमने सीख लिया था ऑल्टर कमांड से। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या हम ऑल्टर कमांड से कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, डेस्क्राइब चला के, डेस्क्राइब ईएमपी, तो जैसे ई नेम कॉलम का जो हमने यहाँ पर वैरकर साइज दे रखा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, जिस भी टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं, उसके बाद अगर हम किसी कॉलम के डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करते हैं। मॉडिफाई कॉलम, जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है उस कॉलम का नाम, जैसे हम लोग सोच के चल रहे हैं कि ई नेम कॉलम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ लिख दिया ई नेम। अब इसका नया डेटा टाइप आप जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। तब नए डेटा टाइप में हमें टाइप तो सेम ही रखना है, सिर्फ साइज बदलना है। तो आप साइज बदलो या टाइप बदलो, फर्क नहीं पड़ता। मॉडिफाई का कहना है कि अगर कॉलम का नाम बता रहे हो तो नया डेटा टाइप बताना पड़ेगा, भले ही वो पुराना वाला ही दे दो। तो मैंने वेरकर और मान लो यहाँ पर 20 दे दिया। तो ये कमांड क्या करेगी, हमारा इस कॉलम को मॉडिफाई करेगी जिसका नाम हमने यहाँ पर ई नेम लिखा हुआ है। तो ई नेम कॉलम हमारा मॉडिफाई हो जाएगा और इसका नया टाइप हमारा वेरकर, जिसका साइज 20, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर मैं डेस्क्राइब चलाऊंगा तो यहाँ पर इसका साइज बदल गया होगा। तो अगर हम ऑल्टर कमांड से किसी कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफाई करते हैं तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम, उस कॉलम का नाम जिसके डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, और डेटा टाइप। अगर आपका डेटा टाइप ऐसा है जिसमें साइज की जरूरत नहीं है, लाइक इंट फ्लोट, तो डायरेक्ट लिखेंगे। और अगर आपका डेटा टाइप ऐसा है जिसको साइज बताने की जरूरत पड़ती है या लेंथ बताने की जरूरत पड़ती है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर उसकी लेंथ भी लिखेंगे, जैसे varchar। अगर वैल्यू कंपैटिबल है तो हो जाएंगे, और कंपैटिबल नहीं हुई तो एरर आ जाएगी, फिर नहीं होंगे। कंपैटिबल का कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे कॉलम में पहले फ्लोट डेटा टाइप था, वैल्यू है 7.8, 6.2, 5.1। अब मान लीजिए मैंने इसका डेटा टाइप फ्लोट से इंटीजर करना चाहा, तो ये कंपैटिबल माना जाता है। आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा।
ये 5 हो जाएगा। माइट भी वो राउंड वाला सिस्टम यूज कर ले, 8 बना दे, 0.5 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन एरर नहीं आएगी, चल जाएगा आपका। दूसरी तरफ आपके पास कॉलम है जिसमें इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है, अब आप इसको फ्लोट कर रहे हैं, तो ये भी कंपैटिबल है। तो इंटीजर और फ्लोट आपस में कंपैटिबल है। सिर्फ डेटा लॉस होगा या नहीं होगा वो मैटर रह जाएगा, एरर नहीं आएगी लेकिन। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कॉलम वैरकेर है, वैरकेर कॉलम में भले ही वैरकेर है लेकिन आपने 1 2 3 लिखा हुआ है तो चल जाएगा। लेकिन अगर ये वैरकेर में 1 के 2 के 3 के लिखा हुआ है, अब एरर आएगी। एरर आएगी डेटा ट्रंकेशन। तो डेटा ट्रंकेशन का मतलब है टाइप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इंसर्ट कमांड चलाते समय भी ये रूल अप्लाई होता है कि जब आप इंसर्ट से वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो किसी भी कॉलम में जिस डेटा टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट हो रही है उसकी बजाय दूसरे की आए तो वो खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और अगर हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है और काम हो गया। और अगर वो नहीं कंपैटिबिलिटी बनी तो फिर एरर आएगी, और एरर लिखकर आएगा डेटा ट्रंकेशन एरर। ठीक है। चलो, अब ऑल्टर कमांड से हम इतना ही नहीं कर सकते, ऑल्टर कमांड से और बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन और बहुत सारी चीजों के लिए अभी हमें और भी कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है माई सिक्वल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट का पर्पस होता है डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पर तो अगर आपसे कहा जाए कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए ये आपकी ईएमपी टेबल है। इस ईएमपी टेबल में कुछ डेटा आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपना, तो देयर में भी ए चांस कि आप इस बात का वैलिडेशन रखना चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर तीन ही डिपार्टमेंट चलते हैं, एचआर, अकाउंट और कोडिंग। तो कोई भी नई रो अगर इंसर्ट होती है तो इन्हीं तीन डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, किसी और में नहीं होनी चाहिए। या मेरे पास एक कॉलम है, मान लेते हैं ऐसा, जेंडर। अब मैं चाहता हूँ इस कॉलम के अंदर सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू आनी चाहिए, मेल या फीमेल। कोई और वैल्यू अगर आप इंसर्ट करें तो वो एरर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस कॉलम में पार्शियल वैल्यू यही होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जेंडर नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता कहीं भी, इसका डेटा टाइप आपको वैर ही बनाना पड़ेगा। अब वैर तो कह रहा है कि मुझे तो अल्फाबेट से मतलब है। अब चाहे आप ABCD लिखो चाहे मेल फीमेल लिखो, मुझे उससे फर्क ही नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पर वैलिडेशन लगाना पड़ेगा कि इस कॉलम में यही वैल्यू आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं आनी चाहिए। या हमें पता है कि हमारी जो सैलरी है, जितने भी हम यहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, हमारा एक बजट है कि भाई 10,000 से कम किसी को देते नहीं, 1 लाख से ज़्यादा भी किसी को देते नहीं है। अगर किसी को कहीं और ज़्यादा मिल रही है अपने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारा बजट 1 लाख ही अलाउ करता है। तो गलती से अगर एक जीरो ज़्यादा लग जाए तो वो एरर आनी चाहिए, इंसर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस तरह के रूल्स एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमें कॉन्स्ट्रेंट पढ़ना होगा। या अभी आप देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये हर एम्प्लॉय की अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है। ऐसा करने के लिए आपने अभी MySQL को कुछ कहा ही नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और मैंने यहाँ पर 101 कर दिया, नाम कुछ भी कर दिया। ठीक है। सैलरी मान लो मैंने 5 5 5 ऐसे कर दी, और ये मान लो अकाउंट कर दिया। अब रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये इंसर्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 101 वाला
एक एम्प्लॉय आ चुका है, लेकिन हमारे एसक्यूएल इंजन को थोड़ी पता ये बात कि एम्प्लॉय आईडी क्या होती है दुनिया के अंदर। उसको तो ये पता है कि ये इंटीजर है और इंटीजर में ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अभी ये इंसर्ट हो जाएगा बिना प्रॉब्लम के। सर ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो वैलिडेशन होगा किस बात का होगा, यूनिक वैल्यू इस कॉलम में आनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करा, और मैंने आपको जो सिखाया था कि सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट ना करके कुछ कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, है ना। तो मैंने क्या करा, ई नेम कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करी बस, बाकी किसी की वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करी। ये लो। अब आप बोले सर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय है और उसकी आईडी मिसिंग है। माना उसकी सैलरी नहीं पता है, एचआर छुट्टी पर है, माना उसका डिपार्टमेंट अभी उसको असाइन नहीं किया गया है, पता है लेकिन आईडी नहीं पता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आईडी तो पता ही होगी, या तो फिर हमारे यहाँ वो एम्प्लॉय नहीं है। तो क्या चाहते हो, वैलिडेशन चाहते हैं किस बात का, कि आईडी कॉलम में मिसिंग होना ही नहीं चाहिए। बाकियों में भले ही हो जाए लेकिन इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ये सारे एग्जाम्पल हमारे क्या कहलाते हैं, वैलिडेशन कहलाते हैं। डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अब कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जो दिया गया उसका नाम है कॉन्स्ट्रेंट्स, माइस्क्वेल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कॉन्स्ट्रेंट हमारा कब काम करते हैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट। जब आप इंसर्ट कमांड चलाएंगे किसी टेबल पर और आपने उस टेबल पर कॉन्स्ट्रेंट लगाए हुए हैं, तो इंसर्ट कमांड चलने से पहले आपके कॉन्स्ट्रेंट चेक करे जाएंगे। अगर वो सक्सेस हो रहे हैं तब तो आपका डेटा इंसर्ट होगा, अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट फेल हो रहा है तो फिर आपकी इंसर्ट कमांड फेल हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। इसी तरह से अपडेट कमांड चलाते समय भी कांस्टेंट चेक होते हैं और डिलीट कमांड चलाते समय भी होते हैं। तो इंसर्ट डिलीट और अपडेट इन तीनों पर आपके कांस्टेंट्स काम हमारे करते हैं। ठीक है, इस तरह से माई सीक्वल कांस्टेंट्स, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन रूल्स दैट आर नीड टू बी validated before insertion, deletion and updation। तो जब आप इंसर्ट डिलीट अपडेट करते हैं तो उसके लिए हमारा कांस्टेंट काम करते हैं, और कांस्टेंट में हम अपने रूल बताते हैं। वो रूल वैलिडेट करना है, वैलिडेट मतलब अगर वो रूल सक्सेस है, वैलिडेशन डन, आगे बढ़ने दो, क्वेरी चलाने दो। वैलिडेशन फेल हो गया, क्वेरी नहीं चलेगी, एरर आएगी। एग्जाम्पल, यूनिक वैल्यूज फॉर एम्प्लॉय आईडी, आधार, रोल नंबर, अकाउंट नंबर। तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है तो अकाउंट नंबर यूनिक होना चाहिए। एम्प्लॉय डेटाबेस है तो आईडी यूनिक होनी चाहिए, आधार यूनिक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का डेटा है तो रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। काइंड ऑफ एग्जांपल, चेकिंग जेंडर, मेल और फीमेल, है ना। तो इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं जहां पर हम माई के कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब कितने टाइप के हमारे होते हैं, तो एक होता है हमारा यूनिक कांस्टेंट।
पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। एक होता है हमारा नॉट नल कांस्टेंट, एक होता है हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट, फिर एक होता है हमारा कंपोजिट, कंपोजिट की कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट एंड डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो सीक्वेंस से पढ़ना ज्यादा सही है। कंपोजिट, कंपोजिशन जो होता है ना दवाइयों का कंपोजिशन, वो वाला कंपोजिट, मिलकर, एक से ज्यादा से मिलकर तैयार होना। तो यूनिक और नॉट नल हमें पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्राइमरी पढ़ सकते हो। पहले प्राइमरी पढ़ लिया, उसके बाद ये दोनों पढ़ेंगे तो फिर शायद ये ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा। कंपोजिट पढ़ने के लिए प्राइमरी की आना जरूरी है, फॉरेन पढ़ने के लिए प्राइमरी की आना जरूरी है। चेक और डिफॉल्ट का इन बातों से कोई मतलब नहीं है। चेक और डिफॉल्ट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइमरी की क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ये वाला डिपेंड करता है प्राइमरी की पर, कंपोजिट की वाला डिपेंड करता है प्राइमरी की पर, प्राइमरी की डिपेंड करता है इन दोनों पर। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ दें तो शायद ठीक ठाक सीक्वेंस अपनी लिखी हुई है, हमें एक एक करके सबको पढ़ना है। जो यूनिक कांस्टेंट है वो इस बात को इंश्योर करता है कि किसी भी कॉलम में जो वैल्यू आ रही हैं वो यूनिक होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। एक बार कोई वैल्यू अगर इंसर्ट हो गई है तो अब वो वैल्यू दोबारा इंसर्ट हमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूनिक कांस्टेंट नल वैल्यू को बाईपास करता है, नल वैल्यू पर ये रूल काम नहीं करेगा। किसी भी कॉलम पर अगर यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है तो यूनिक की कांस्टेंट डुप्लीकेट नल वैल्यूज रख सकता है, नॉन मिसिंग वैल्यू डुप्लीकेट हमारी नहीं होती है। अगला पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये जो कांस्टेंट होता है यूनिक की कांस्टेंट, ये आप कॉलम पर लगा रहे हैं या कोई भी कांस्टेंट कॉलम पे लगता है, रो पर नहीं लगता है। इमेजिन करो हमारे सामने ऐसी पिक्चर होती है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, दिस इज कॉलम्स या फील्ड्स, और ये हमारा रोज होती हैं, रोज या रिकॉर्ड्स। तो जो कांस्ट्रेंट हैं वो कॉलम पे लगते हैं, ठीक है, ना कि रो पे लगा दो। रो पर कोई कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो एक रो में इंटीजर भी है, वैरचर भी है, फ्लोट भी है, मतलब ही नहीं है कांस्टेंट होने का। कांस्टेंट तब लगेगा जब एक ही जैसे टाइप की वैल्यू हो, और वो कॉलम में ही हो सकती है ना कि रो में हो सकती है। ठीक है, तो कांस्टेंट या तो कॉलम लेवल होते हैं या टेबल लेवल होते हैं, रो लेवल कोई कांस्टेंट नहीं होता। तो ओवरऑल जब पढ़ लेंगे कांस्टेंट सारे, तो लास्ट में हम एक डिवीजन करेंगे कि इनमें से कौन ऐसा है जो कॉलम लेवल कांस्टेंट है और इनमें से कौन ऐसा है जो टेबल लेवल कांस्टेंट है। दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। होते तो ये सात हैं, इन सात को कैटेगराइज करोगे तो दो कैटेगरी होती है कांस्टेंट के, ठीक है। रो लेवल कांस्टेंट जैसा कोई टॉपिक कहीं नहीं होता, ठीक। अब एक बार पहले कोड में देखते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर अब जैसे ये टेबल है, ये टेबल आपकी बन चुकी है। अब आपको टेबल बनाने के बाद उसमें आपने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया। अब आपको याद आया कि क्यों ना मैं आईडी कॉलम पर यूनिक कांस्टेंट लगा दूं। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि जिस समय आप टेबल बना रहे थे पहले दिन, उस समय आपको नॉलेज होनी थी, तो उस समय आप बना सकते थे। अब वो समय गुजर चुका है ना, अब टेबल में डेटा आ चुका है। अब मुझे अचानक याद आया कि मुझसे पहले गलती हो गई, अब उसको सुधार लेते हैं और इस कॉलम पर ई आई डी कॉलम पर क्या लगा देते हैं, यूनिक की कांस्टेंट लगाना सही रहेगा। शायद नेम पर लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉय सेम नेम के हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है ना, बाई चांस वाली बात है।
डिपार्टमेंट तो होंगे ही सेम, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय के कुल मिलाकर 3-4 डिपार्टमेंट ही होते हैं, है ना। तो अब अगर मैं एग्जिस्टिंग टेबल पे बीच रास्ते में यूनिक की कांस्टेंट लगाने जा रहा हूं, तो पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि यूनिक की कांस्टेंट का रूल पहले से वॉलेट तो नहीं हो रहा है, पहले से ब्रेक तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप बीच रास्ते में यूनिक की कांस्टेंट नहीं लगा पाएंगे। जैसे अब अगर मैं यहाँ देखूं, तो पहले ये इंश्योर कर लो कि पहले से कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। ये भी है और ये रही, इसको तो इग्नोर करो क्योंकि यूनिक की कांस्टेंट का नल से मतलब नहीं है कोई। तो अगर मैं आपको कुछ सिखाऊं कि ये लिखने से यूनिक की कांस्टेंट लग जाता है, तो इस पर नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या आ गई, हमारी डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, इस कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं कांस्टेंट को, तो मैं करके दिखाता हूँ, अगली बार मैं करके नहीं दिखाऊंगा, कि पहले रूल फॉलो होना चाहिए, है ना। तो अब ऑल्टर कमांड का यूज करके हम चलती हुई टेबल में कांस्टेंट लगा सकते हैं, कांस्टेंट को हटा सकते हैं। तो ऑल्टर कमांड का जो फर्दर यूसेज है वो कांस्टेंट को लेकर है, कांस्टेंट लगाना, कांस्टेंट हटाना बनी हुई टेबल पर, ठीक है। तो अब हम ऑल्टर कमांड से इस काम को करेंगे। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉय, उसके बाद अब क्या लिखें यहाँ पर, जब हम कॉलम को ऐड करते थे तो क्या लिखते थे, ऐड कॉलम। अब लिखेंगे ऐड कांस्टेंट। तो इससे पता चल गया कि आप एक कांस्टेंट ऐड करने की बात कर रहे हैं। अब जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं, उस कांस्टेंट का कोई नाम रख लो। क्या नाम रखना चाहते हो, कांस्टेंट का नाम और कांस्टेंट का टाइप, ये दो अलग बात हो गई। कांस्टेंट का टाइप हो गया यूनिक, यूनिक कांस्टेंट लगाना है। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास आधार कॉलम भी है, मान लेते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट ये आएगी कि आधार कॉलम पे भी क्या होना चाहिए लगा हुआ, यूनिक कांस्टेंट लगा होना चाहिए, क्योंकि आधार भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अब इस पर भी यूनिक कांस्टेंट लगेगा, इस पर भी यूनिक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट का नाम यूनिक ही हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है हर कांस्टेंट का एक नाम भी दे सकते हो आप, नाम भी दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा लेकिन देना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या दे दो, आप इसका नाम दे दो मान लो U1 फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम दे दो U2, कोई भी नाम आप जो मन करे वो दे सकते हो। तो कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं, ज्यादा सही है। तो मैंने इसको दे दिया कांस्टेंट का नाम UK, है ना, यूनिक वाला साउंड आ गया, ठीक है। UK या UQ ज्यादा सही है, _EID। तो कांस्टेंट का नाम मैंने रखा UQ_EID, मतलब यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ, आईडी कॉलम पर। इसका नाम ABCD का जो रखना चाहो रख सकते हो अपना, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताते हो कांस्टेंट का टाइप, कौन सा कांस्टेंट लगाना है, यूनिक। अब आपको यूनिक ही लिखना है, अब उसकी स्पेलिंग में आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिक। ये हो गया कांस्टेंट का टाइप, ये हो गया कांस्टेंट का नाम, ठीक है। अब अभी तक के सिंटैक्स में आपको ये पता चल रहा है कि आप एक कांस्टेंट ऐड करना चाहते हो, 7 तरह के होते हैं, सातों में से कौन सा वाला लगाना चाहते हो, यूनिक। और इसका नाम क्या रखा है आपने, ये रखा है। लेकिन अभी तक के सिंटैक्स में ये बात पता नहीं चली है किस कॉलम पे लगाना चाहते हो, है ना। तो अब ब्रैकेट में लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर ये कांस्टेंट आप लगाना चाहते हो। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे एरर देना चाहिए, कह रहा है यूनिक की का रूल तो पहले ही ब्रेक कर रखा है आपने, 101 2 बार पहले ही आ गया है, और आप कांस्टेंट लगा रहे हो यूनिक वाला। तो पहले अपने आप को उस पोजीशन पे लेके आओ जिस पोजीशन पर ये कांस्टेंट लगाया जा सके। देखते हैं क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री पड़ी हुई है 101, पहले इसे हटाओ, तब इस कमांड को चलाओगे तो लग जाएगा, अभी लगा नहीं, ठीक है। चलो तो अब कैसे करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप 3 पढ़ाई थी।
बताओ कौन सी वाली इस्तेमाल करना चाहोगे? डिलीट, क्योंकि हमें कोई एक ही तो डिलीट करनी है। ट्रंकेट तब करनी चाहिए जब सारी रिकॉर्ड डिलीट करने हो, ड्रॉप तब करना है जब टेबल ही खत्म करनी हो। तो अब यहाँ पे डिलीट लगा देते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर। अब देखो, अगर आप एंटर मत करना, ई आई डी इक्वल टू 101 लिखोगे तो दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे फिर। तो कुछ ऐसा सोचो, एक बच जाए एक रह जाए। तो आई डी इक्वल टू 101 एंड नेम इक्वल टू अजय, ऐसे कर देते हैं। ई नेम इज इक्वल टू अजय। अच्छा सॉरी, संजय। आप देखो, एट प्रेजेंट सिनेरियो में सिर्फ ई नेम से भी कर सकते हो, बट ऐसा हो सकता है कि कई सारे संजय निकल आए, और कई सारे निकाले तो सब चले जाएंगे फिर वो। तो कुल मिलाकर ये आप डिसाइड करो, क्योंकि हमारी टेबल अभी एकदम परफेक्ट पोजीशन में नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली हिट करना अभी पॉसिबल नहीं है इसमें। तो अभी आप जो दिख रहा है उसके हिसाब से अपना कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने ये सोच लिया, और जो मैं चाहता हूँ वो शायद हो जाएगा। आपके ब्रेन में आ रहा है इसकी जरूरत क्या है, इतने से भी हो जाएगा, तो आंसर है यस, हो जाएगा। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। हमारा नसीब है कि अभी ये वैल्यू कहीं और है ही नहीं, तो इससे भी काम हो जाएगा फिलहाल के लिए। अब आपके में क्या चल रहा है टेबल में आप जानते होगे, ठीक है। फिलहाल इतने से अपना काम कर लेते हैं। अब इस कमांड को चलाएंगे, ऑल्टर टेबल ई एम पी एट कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हमारा ऐड हो गया। अब आप इंसर्ट करके देखो एक रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड में आपका कोई भी ऐसी आईडी हो जो पहले से पड़ी हुई हो, है ना, तो वो एरर दे देगा। और अगर आपने एक डिफरेंट आईडी इंसर्ट करी तो हो जाएगी। उसके बाद मुझे इस बात को वेरीफाई करके बताओ कि डुप्लीकेट नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है कि यूनिक की कांस्टेंट में डुप्लीकेट नल आ सकता है कि नहीं आ सकता। दोनों कमांड चला के देखो, बताओ मुझे। डुप्लीकेट अलाउड है। आपका तो कांस्टेंट पहले ऐड हो ही चुका है, ठीक है। फिर अब नहीं, तो इस नाम से कांस्टेंट लगा तो दिया आपने, जब आपका पहली बार लग गया, सही हो गया, तो दोबारा थोड़ी लगेगा फिर उस नाम से। मेरा तो इससे नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी डुप्लीकेट पड़ा हुआ था। आपके में डुप्लीकेट 101 ये है। अब देखो ना, ईएमपी 1 चला रहे हो और लगा रहे हो ईएमपी पर, तो दो अलग बात नहीं हो गई है। चलो, तो यहाँ पर हमने ऑल्टर कर लिया। अब एक बार इंसर्ट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ऑलरेडी एक नल पड़ा हुआ है ना, एक नल और आ जाएगा। तो यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा? चलो, आज तो हम पढ़ रहे हैं, तो हमें याद है। कल को जब 10 12 20 25 टेबल बन जाती है हमारे प्रोजेक्ट में, तो हमें थोड़ा थोड़ी रहेगा कि किस कॉलम पर क्या लगा रखा है हमारे लिए, हम तो भूल जाएंगे। डिस्क्राइब टेबल का नाम लिख कर आ रहा है की में, यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है। तो आप इस तरह से टेबल को डिस्क्राइब कर से उसका स्ट्रक्चर पता कर लो। उसके स्ट्रक्चर में अब तक पता था मैं, टेबल के कॉलम का नाम आता है फील्ड, उनका डेटा टाइप आता है, और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है,
जब इंसर्ट ना करें तो पता चलता है। अब एक और पता चल गया कि भाई यहाँ पर हमारा जो कांस्ट्रेंट है, उनमें से कुछ कांस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ आती है, सातों की नहीं आएगी, कुछ की आती है। यूनिक की आ रही है, प्राइमरी की भी आती है, चेक करने वाली आती है, एक दो और आती हैं बस। ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि हाँ, डुप्लीकेट नल हमारा आ जाता है। अब जरा एक बार इंसर्ट करते हैं कोई रिकॉर्ड ऐसा जो हमारा 101 वाला है। अब देखो 101 पहले ही पड़ा हुआ है ये। अब फिर से 101 वाला रिकॉर्ड नहीं आ सकता, भले ही बाकी चीजें सेम है अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आईडी हमारी यही रहनी चाहिए। अब इंसर्ट वाली एरर आ गई, इसका मतलब कांस्टेंट फेल हो गया। कांस्टेंट फेल हो गया का मतलब है कि आपका ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू मिल गई है, यानी कि 101 पहले से ही पड़ा होगा। तो इस तरह से हम यूनिक की कांस्टेंट एक टेबल में कितने भी कॉलम पर लगा सकते हैं। एक पर लगाया, अब जैसे मैंने कहा आधार पे भी लगा सकते हो, फिर आप बोलोगे पेन पे भी लगा देते हैं, उस पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल में अगर 5 कॉलम है तो आप चाहो तो पांचों पर यूनिक की लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हर बार आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पांचों पे लगा दोगे, तो आपको 5 बार मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक, चलो। अब ये कहानी हो गई हमारी यूनिक कंस्ट्रेंट की। इट विल अलाउ ओनली यूनिक वैल्यूज। इसी को दूसरे शब्दों में लिख दो, डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट एंट्री। नोट, डुप्लीकेट null values are allowed। मल्टीपल कॉलम्स can have unique constant। syntax with alter। alter के साथ यूनिक कांस्टेंट अगर हम लिख रहे हैं तो उसका सिंटैक्स है alter टेबल, टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट टाइप, ब्रैकेट में कॉलम, जिस कॉलम पे लगाना है। इस कमांड में जो चीजें एज इट इज लिखनी है, ये एज इट इज, ये एज इट इज। एक काम करते हैं, हम स्पेसिफिक यूनिक को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कांस्टेंट टाइप की जगह डायरेक्ट यूनिक ही लिख देते हैं। इससे कंफ्यूजन आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यूनिक कांस्टेंट पढ़ रहे हैं तो यूनिक ही लिखना है, बाकी सातों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी का, जो चाहे वो नाम आप दे सकते हैं। अगर हम नाम नहीं देते हैं और सीधा इवन ये हटा दें,
और इसके बाद ये लिख दें तो भी सही है। अगर मैं ये भी ना लिखूं, सीधा इसके बाद ये लिख दूं, तो भी सही है ना। लेकिन रीडेबिलिटी बहुत खराब हो जाती है, आप खुद को कंफ्यूज करते रहोगे कि ऐड किसको ऐड कर रहे हैं। अभी ऐड के कई सेंस हैं। कल पढ़ाया था ऐड कॉलम के लिए भी होता है, आज पढ़ रहे हैं ऐड कांस्टेंट के लिए भी होता है, हो सकता है कल किसी और में भी आ जाए। तो कम से कम यह क्लैरिटी तो है कि हम ऐड किसको कर रहे हैं, तो इसके बिना भी चल जाता है। जब कांस्टेंट का नाम नहीं दिया जाता तो माई इक्वल अपनी मर्जी से नाम दे देता है। अब आप ढूंढते रहो उसे क्या नाम दिया उसने, क्यों ढूंढने, जरूरत ही क्या है, बन गया बात खत्म करो। जब आप कांस्टेंट को हटाने की बात करेंगे तो कांस्टेंट को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी नाम का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये तो कई कॉलम पर लग गया होगा। किसी भी कांस्टेंट की पहचान उसका नाम होती है, और ये लगाते समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। जब मैं कहूंगा कि कांस्टेंट अब नहीं रिक्वायर्ड है, आने दो डुप्लीकेट, हटा दो, तो अब आप हटा तभी सकते हो जब आपने कमांड लिखते समय कांस्टेंट का नाम लिखा था। अदरवाइज आपको फिर माई इक्वल में जाके ढूंढना पड़ेगा कि मेरी टेबल में यह कांस्टेंट लगा है, इसका क्या नाम दिया है। फिर उसकी कोई कमांड होगी, वो सीखनी पड़ेगी, ढूंढने की। तो वो भी होता है, वो भी देखेंगे। फिलहाल जो एक सिस्टमेटिक वे है उसको फॉलो करते हैं। अब बात आती है, अगर मुझे कांस्टेंट को हटाना है, जैसे मान लीजिए अभी डेस्क्राइब चलाऊं मैं, तो यूनिक की कांस्टेंट सिर्फ किस पे लगा हुआ है, ईआईडी पर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सिर्फ एक वर्क अराउंड कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। यहाँ पर किसी का नाम डुप्लीकेट नहीं है, सोनू, मोनू, अर्जुन, धोनी, विराट, मतलब मेरी टेबल में मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि किसी का नाम डुप्लीकेट नहीं है। अब आपने क्या रखा है आप जानते होगे, तो मैंने क्या सोचा, मैं ई नेम पर भी यूनिक की कांस्टेंट लगाऊंगा। इससे इस बात को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ यूनिक की कांस्टेंट कितने भी कॉलम पे लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये वाली कमांड फिर से चला दी, ऑल्टर टेबल ऐड कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम इस बार कर दिया मैंने यू क्यू अंडरस्कोर ई नेम, यूनिक कांस्टेंट इस बार नेम कॉलम के लिए, और कांस्टेंट का नाम हो गया यूनिक, और कॉलम ई नेम। कहाँ गलती करी देखो, टेबल का नेम बताना भूल गए, ऑल्टर टेबल ईएमपी। ठीक है, अब डेस्क्राइब कमांड से जाकर देखें तो लिखकर आ गया यहाँ भी यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। अब मान लो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने आए जिसकी आईडी मान लो 201 है फॉर एग्जाम्पल, और नाम यहाँ पे सोनू है। अब जब मैं इंसर्ट करने आऊंगा तो इंसर्ट नहीं होने देगा, जबकि आईडी अलग है लेकिन नाम डुप्लीकेट हो गया, सोनू डुप्लीकेट आ गया, और आपने टेबल पे ई नेम पे भी क्या लगा रखा है, यूनिक की कांस्टेंट लगा रखा है, कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री सोनू। अब आपको लगा गलती हो गई, लगाना नहीं था इस पे, लगाना आधार पे था, मान लो लग गया इस पे। अब मुझसे कहा गया हटाओ, इसको हटाना है क्योंकि ये तो सही नहीं है। तो अब हटाने के लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जैसे ऐड कांस्ट्रेंट है ऐसे ही क्या होगा, ड्रॉप कांस्ट्रेंट, और उसके बाद कांस्ट्रेंट का नाम, टाइप कॉलम नहीं सिर्फ नाम। क्या नाम रखा था आपने, यू क्यू अंडरस्कोर ए नेम, बात खत्म। ये पहचान है, जब हटाओगे तब इसकी वैल्यू समझ में आती है, लगाते समय इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। अब ड्रॉप हो गया। अब डेस्क्राइब से देखोगे, अब डुप्लीकेट नेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया।
टेबल में करके देख लिया सब ये। रुक जाओ। हमारी टेबल में पहले से यूनिक वैल्यूज हैं किसी कॉलम में, तो उसमें ऐड हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तभी क्या, अभी हमारे में यही तो था अभी, थोड़ी देर पहले 101 नहीं था दो हमारे में, तो क्या करना पड़ा? किसी एक को हटाना पड़ा, तभी ऐड हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो अगर आपके कॉलम में पहले से डुप्लीकेसी है तो हटानी पड़ेगी, कैसे हटाओगे वो आपका डिसीजन है। अब सर मान लीजिए इंडस्ट्री लेवल पर जब हम काम करते हैं, तो वहां पर पहले से ही स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। आप टेबल बनाना 2 दिन बाद, 2 दिन ले लो, कागज पे लिखो पहले क्या चाहते हो, सोच लो सब कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, और फिर कागज पे सही करो। और जब हो जाए पूरा, लगे कागज पे सिमुलेशन कर लो पूरा, उसके बाद फिर टेबल बनाओ। क्योंकि टेबल एक बार बन गई, उसमें डेटा आना शुरू हो गया, अब बीच रास्ते में ये सब चेंजेस बहुत चैलेंजिंग होते हैं इंडस्ट्री में। आप डेटा को मॉडिफाई कर लो, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो डेटा बहुत छोटा था, आप देख भी रहे हो। वहां पर स्ट्रीमिंग डेटा हो गया तो पता नहीं 1 घंटे में लाखों रुक जाएंगी। ठीक है। तो अगर टेबल बनाते समय ही हमें ये पता है कि मुझे इन कॉलम्स पर यूनिक की कांस्टेंट लगाना है, तो ऑल्टर की जरूरत ही नहीं फिर तो क्रिएट टेबल जो कमांड है हमारी, जो टेबल बनाने वाला काम करती है, उसी में कहीं कोई जगह होगी बताने की कि भाई ये रही कॉलम और इसको लगा दो यूनिक की। तो अब वो सिंटैक्स फिर अलग होगा, ये सिंटैक्स तो हमारा वो हो गया ना, कि अगर टेबल बन चुकी है और बाद में याद आया, तो इसका यूज तो बहुत कम होता है इंडस्ट्री के अंदर। ज्यादा यूज तो वो है कि टेबल बना रहे हो, बनाते ही लगा दो, है ना, ये तो कॉलेज लाइफ तक ही रहता है बस। तो अब उसका सिंटैक्स क्या होगा? मैं सिंटैक्स लिखूंगा, आप उस सिंटैक्स को देखकर मुझे टेबल बनाकर दिखाएंगे। तो अब सिंटैक्स विद क्रिएट। तो जब क्रिएट टेबल के साथ हम यूनिक कांस्टेंट लगाते हैं, तो दो सिंटैक्स हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम, उसका डेटा टाइप, दूसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप, कॉमा डॉट डॉट डॉट। उसके बाद लास्ट में जब सारे कॉलम की डेफिनेशन आ जाए, लास्ट में लगाएंगे कॉलम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, यूनिक, और जो आपने बनाए हैं इनमें से कौन से वाले पे लगाना है। लेटर सपोज कॉलम 1 पे लगाना है, तो जिस पे लगाना है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये हो गया पहला सिंटैक्स। इस वाले सिंटैक्स में आप पहले सारे कॉलम की डेफिनेशन दे लेते हैं, ब्रैकेट बंद नहीं करते हैं, ब्रैकेट तो लास्ट में बंद होगी, आखिरी कॉलम के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर यही वाला सिंटैक्स पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो ऑल्टर में लिखा था, यहां से उठाकर पूरा यहां लिख दिया। अब दूसरा सिंटैक्स है कि आप यूनिक कांस्टेंट का अपना नाम नहीं देना चाहते हो, जो माइस्क्ल की तरफ से मिल जाए उसी के साथ एग्री आप होना चाहते हो, क्योंकि शायद आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे कभी इसको हटाने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
तो मैं अपना नाम क्यों दूं बिना मतलब, एक्स्ट्रा कोट क्यों लिखूं? तो अब दूसरा सिंटेक्स देखो, यही काम करने का। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम वन, डेटा टाइप, इसी समय निपटा दो, हो गया यूनिक। फिर अगला कॉलम, बस इतना हमने कहा, एक वर्ड लिखना है बस, पूरी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है अब। कॉलम टू, डेटा टाइप, इसको भी बनाना है यूनिक, इसको बना सकते हो, नहीं बनाना है, बात खत्म हो गई, बस ये खत्म। हाँ, यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, ऐसे करके जितनी बार आप करना चाहो अपना कर सकते हो। कहाँ पर? नहीं नहीं, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, फिर यूनिक, कॉलम हो गया, ठीक है, फिर कॉमा, फिर कांस्टेंट का, फिर ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, फिर यूनिक, दूसरा कॉलम का नाम, ऐसे करके बार बार इस पूरे को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाली अप्रोच में सस्ते में निपट जाओगे, बस हो गया। लेकिन इसमें आपको अपना नेम देने की फैसिलिटी नहीं है। चेक करो दोनों सिंटेक्स, टेबल बना लो कोई, तो एक काम करो, टेबल बनाओ जिसका नाम कर दो, मान लो UC1, यूनिक कांस्टेंट वन। इसके अंदर कॉलम बना देना C1, इंटीजर टाइप का बना लो, और एक कॉलम बना दो C2, इसको भी इंटीजर बना दो, और फिर इसमें से C1 पे क्या लगा दो, यूनिक कांस्टेंट लगा दो, पहले वाले सिंटैक्स को चेक करने के लिए। बन जाए, हो जाए, एक आध रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेना, ठीक है। फिर दूसरे वाले कमांड को टेस्ट करने के लिए दूसरी टेबल बनाओगे, UC2, और इसके अंदर C1 कॉलम इंटीजर बना दो, और यूनिक, C2 इंटीजर बना दो, यूनिक। चेक हो जाएगा कि हाँ भाई दोनों सिंटैक्स सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो कोई से भी टेबल का नाम ले लो, मैंने UC1 UC2 दे दिया, यूनिक कांस्टेंट पहला टेस्ट करने के लिए, यूनिक कांस्टेंट दूसरा वाला टेस्ट करने के लिए, कॉलम का नाम C1 C2 रख लो, डेटा टाइप सबसे छोटा इंट लिखना आसान है तो डेटा टाइप इंट रख लो। तो यूनिक की कांस्टेंट के लिए ऐसा रूल नहीं है कि इंट होना चाहिए कि वैर होना चाहिए, कोई सा टाइप हो फर्क नहीं पड़ता। एक बार चेक करके बताओ दोनों सिंटैक्स चल रहे हैं कि नहीं। है जी, क्रिएट टेबल, टेबल C1 C2, इंट, इंट C2 इंट, ठीक है, कॉमा, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम यूनिक, और कॉलम का नाम C1 C2 कोई सा दे दो जिसको बनाना है, C1 बना दो, एंटर कर दो। दूसरा वाला चला कर देखो, देखते हैं पहले वाले में कुछ गलत लग गया हो तो। कहाँ पर? एक बार इसको हटा के चला के देखो, सीधा कांस्टेंट से, ऐड ऑल्टर के साथ आएगा, क्रिएट के साथ नहीं।
बिना ऐड के चलाओ। हम्म, ठीक है। पहले वाले में थोड़ा चेंज कर लो। ऐड कांस्टेंट, ऑल्टर वाला जो है, ऐड ऐड के बाद वाला लिखना है ना। ऑल्टर में ऐड आएगा, क्रिएट के साथ ऐड नहीं। सीधा कांस्टेंट लिखो। दूसरा वाला बना लिया? दूसरा वाला बनाओ। दूसरा वाला सिंटेक्स हो गया पूरा? थ्री नाम से। ये नाम दिया है माइसिक्वल ने। तो वही तो बता रहा हूँ, अभी क्या नाम दिया है। हाँ यही, ये सिंटेक्स बताया ना, इससे बताते हैं अभी क्लास में। हाँ क्या कह रहे थे? देखो क्या एरर आ रही है, एक बार एरर बताओ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एस डॉट, कॉलम के नाम में डॉट नहीं आएगा, अंडरस्कोर आ सकता है। कॉलम के नाम में स्पेस या डॉट नहीं आता है। ठीक है। चलो देखो भाई, तो अब फटाफट देखें। क्रिएट टेबल, UC1, कॉलम का नाम C1, डेटा टाइप इंटीजर, C2 इंटीजर, और कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम मालूम मैंने दे दिया, UK_C1, कुछ भी दे दो जो आपका मन करे, UQ दे दो, और यूनिक, और यहाँ पर C1। बनी क्या होगा? दूसरा सिंटेक्स देखो। क्रिएट टेबल, UC2, C1 इंटीजर, C2 इंटीजर, और इसी समय बता दिया यूनिक। अब देखो, दो क्वेश्चन के एक ही आंसर। पहला, इस वाले सिनेरियो में अगर मुझसे कोई आप कह दे कि मुझे इस टेबल से इस पर कांस्टेंट को हटाना है, अब नाम तो पता ही नहीं है आपको, है ना, तो आप बोलोगे सर लिख देते हैं। तो जब कॉलम के साथ कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो नाम नहीं लिखा जाता है। जब कांस्टेंट कीवर्ड के साथ कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो नाम लिखा जाता है, और वो टेबल के लास्ट में लिख सकते हो, कॉलम के साथ नहीं। तो अब दूसरा क्वेश्चन, कि चलो सर मैंने अपने खुद के नाम दे रखे थे, ठीक है, और चार पांच कॉलम पर मैंने अपने खुद के नाम दे रखे हैं, लेकिन जब मैं डेस्क्राइब चलाता हूं तो डेस्क्राइब में मुझे सिर्फ ये बताया जाता है कि इस पर यूनिक की लगी है, ये थोड़ी बताया जा रहा है इसका नाम क्या है। क्योंकि जब मैं ड्रॉप करने आऊंगा, आज नहीं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो मैं भूल चुका हूंगा मैंने नाम क्या दे रखा है। तो दोनों का एक ही आंसर है कि हम माई एसक्यूएल से कैसे पूछें कि हमारे किस टेबल पर, किस कॉलम पर
कौन सा कांस्टेंट लगा था और उसका क्या नाम था। भले ही वो मैंने दिया है या आपने दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए कमांड होती है शो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, लाइक UC2। बन का तो मुझे पता ही है। तो शो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। इस कमांड से हमारा जब टेबल बनाई जाती है तो उस समय उस टेबल के कॉलम के साथ क्या क्या चीजें ऐड ऑन करी जाती हैं बाय MySQL, वो सब ये हमें दिखा देगा। एंटर करेंगे, इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा आएगी। काम की इंफॉर्मेशन को फोकस करेंगे। काम की इंफॉर्मेशन बस इतनी है, बाकी सब चीजें इग्नोर करो। ये देखो, तो हमारा जो यूनिक की बनी है, उस यूनिक की C1 कॉलम पर बनी है, और उसका नाम भी क्या रख दिया है इन्होंने, C1 ही रख दिया है। तो जो कॉलम का नाम था वही इन्होंने यूनिक की का नाम रख दिया है। ठीक है। और अगर मैं इससे कहूँ दूसरी वाली दिखाओ, UC1, तो फिर तो जो हमने नाम रखा था वही नाम है। इंटरव्यू में ये नहीं पूछते कि किसका सिंटेक्स क्या है, कांस्टेंट के बारे में पूछते हैं कि किस कांस्टेंट से होता क्या है। अब आप इससे लगाओ उससे लगाओ, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको जरूर आना चाहिए। हाँ, देयर में बी चांस सामने वाला पूछ ले तो मना थोड़ी करोगे क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो कहे कैसे लिखेंगे तो आप दोनों तरह से बता दो कि अगर टेबल बना रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, बनी हुई है तो ऑल्टर से कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सिंटैक्स हो गया शो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। चलो, यूनिक की कांस्टेंट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सर जो ये टेबल बनी है आपकी EMP वाली, इस टेबल में ID मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी फील्ड मिस हो जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ID मिस हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ID कॉलम पर हमें कोई ऐसा कांस्टेंट लगाना है जो नल वैल्यू अलाउ ना करे। अगर मैं वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ इस कॉलम में, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट ही ना होने दे और कहे कि जब तक इसकी वैल्यू लेकर नहीं आओगे पूरी रो इंसर्ट होगी ही नहीं। क्योंकि टेबल बनाने वाले ने इसमें मिसिंग वैल्यू होना बंद कर दिया है। तो ऐसा कांस्टेंट नॉट नल कांस्टेंट कहलाता है। तो नॉट नल कांस्टेंट
किसी भी कॉलम पर अगर लगा दिया जाए तो ये कांस्टेंट उस कॉलम में मिसिंग वैल्यू नहीं आने देगा। डेट मीन्स अब प्रोग्रामर की मजबूरी है कि उस कॉलम को वैल्यू बतानी ही पड़ेगी। ठीक है। अब नॉट नल कांस्टेंट बिना नेम के चलता है, इसका नाम नहीं दिया जा सकता। तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा नॉट नल कांस्टेंट का। कैसे इसको ऐड करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे, क्योंकि जब आपने ये कह दिया इसका नाम नहीं होता है, नॉट नल कांस्टेंट का कोई नाम नहीं होता, तो इसको अलग सिंटैक्स के थ्रू ऐड और ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन ये रूल अभी भी सेम रहेगा। नंबर है कोई बाइक का? एक बार नंबर ले लो बुलेट का, जो भी है या कार नंबर जो भी है, उससे पता चल चलेगा। चलो, अब सामने देखो। मैं ये टेबल सामने जो दिख रही है, सिर्फ ई नेम कॉलम ऐसा है जो इस लायक है कि उस पर नॉट नल कांस्टेंट लगाए जा सके। बाकी तीनों कॉलम में ऑलरेडी नल वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर किसी कॉलम में पहले से ही नल वैल्यू प्रेजेंट है तो अब उस पर आप नॉट नल कांस्टेंट नहीं लगा सकते। तो सर नेम पर तो मैं नहीं लगाना चाहता, मैं आईडी पे ही लगाना चाहता हूँ। तो फिर एक काम करो, पहले आईडी कॉलम में जो नल वैल्यूज वाले रिकॉर्ड हैं उनको हटा दो। डिलीट फ्रॉम emp where eid is null। नॉट मत कर देना, नल वाले रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। वह देखते रहोगे कंट्रोल जेड नहीं हो रहा। तो कमांड को एंटर करने से पहले देख लो सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। चलो, ये मेरी पोजीशन आ गई अब। तो किसी भी कांस्टेंट को सीखने के तीन पैरामीटर हैं। ऑल्टर से कैसे ऐड करें, क्योंकि टेबल बन चुकी है। दूसरा, टेबल अभी बना रहे हैं तो क्रिएट के साथ कैसे लिखा जाएगा। और तीसरा, हटाना है अब। तो अगर आप किसी भी कांस्टेंट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट जानते हैं और उसको तीनों कमांड के साथ इंप्लीमेंट करना जानते हैं तो कांस्टेंट आपका पूरा हो गया। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं कांस्टेंट में, और है ना। तो अब पहले बन चुकी है, ऑल्टर के साथ सीखेंगे कांस्टेंट लगाना। तो सर आईडी पर ऑलरेडी यूनिक लगा हुआ है आपका, तो नॉट नल को इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कॉलम पर अगर पहले से कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसके साथ मिलकर नॉट नल कांस्टेंट काम करता है। नहीं लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी कांस्टेंट को लगाने के लिए कई बार ऐसा रूल हो सकता है कि पहले ये हटाओ तब मैं लगूंगा, और कई बार ऐसा होता है कोई कांस्टेंट बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो लगा है लगा रहने दो। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम emp, नॉट नल कांस्टेंट को हम डेटा टाइप चेंज करने का जो सिंटैक्स होता है उसके साथ कंबाइन करके लिखते हैं, यानी कि मॉडिफाई के साथ। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल emp मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम eid। अब जब आप मॉडिफाई ऑल्टर के साथ यूज करते हैं तो हमेशा डेटा टाइप तो बताना पड़ेगा। एड ऑन आप चाहें तो नल कांस्टेंट के बारे में बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, नहीं लगेगा। तो डेटा टाइप तो बताना पड़ेगा, इंटीजर। जो पहला वाला था वही बता देते हैं, चेंज तो करना ही नहीं है। इसके आगे लिखेंगे अब नॉट नल। तो नॉट नल कांस्टेंट में दो अलग अलग कीवर्ड है, नॉट अलग है, नल अलग है, बीच में स्पेस आएगा। नॉट नल सिंगल कोई वर्ड नहीं है, अलग अलग है ये दोनों। ठीक है। तो अब इसका मतलब है इस कॉलम पर
हमारा मिसिंग वैल्यू भी नहीं आएगी और आपकी डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आएगी। अब अगर मैं इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू ईएमपी, और मैंने कहा कि भाई मैं सिर्फ ई नेम को इंसर्ट करूंगा, बाकी कर ही नहीं रहा, तो देखो सैलरी में दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट में दिक्कत नहीं है, लेकिन ई आईडी नल नहीं हो सकती। तो ये नहीं बोलेगा कि सैलरी क्यों नहीं बता रहे, डिपार्टमेंट क्यों नहीं बता रहे, ये बोलेगा आईडी क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि इस बार आईडी में नल है ही नहीं। अब देखो होता क्या है, जब हम किसी कॉलम पर नॉट नल कांस्टेंट लगा देते हैं, तो माई एसक्यूएल क्या करता है, उससे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू छीन लेता है। अब इस आईडी कॉलम के पास इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रही नहीं, मैंने दी नहीं, डिफॉल्ट उसने हटा ली, तो फिर इसमें बचा क्या, देखो, फील्ड आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। तो नॉट नल कांस्टेंट एक्चुअल में करता क्या है, कैसे वो इंप्लीमेंट होता है, किसी भी कॉलम से उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हटा लेता है। अब डिफॉल्ट वैल्यू होती थी नल, अब हमने बताई नहीं, नल आ नहीं सकती अब, तो फिर इसलिए क्या बन जाती है, वो एरर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर कितने कॉलम पर नॉट नल लगा सकते हो, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है, पहले पे लगा दो नॉट नल, दूसरे पे लगा दो, तीसरे पे लगा दो, चौथे पे लगा दो, पहले पे लगा हुआ है यूनिक प्लस नॉट नल, दूसरे पे लगा दो यूनिक प्लस नॉट नल, तीसरे पे भी लगा दो यूनिक प्लस नॉट नल, जितने पर चाहे उतने पर कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत हमारी नहीं है। तो आधार पे भी शायद ऐसा लगाएंगे, क्योंकि बिना आधार के तो अब कहीं कुछ होता नहीं है, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो अकाउंट नंबर और आधार दोनों यूनिक होने चाहिए और दोनों मिसिंग नहीं होते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आधार आपने दिया नहीं तो खाता ही नहीं खुलेगा आपका, और डुप्लीकेट हो नहीं सकता, अकाउंट नंबर मिस होता नहीं है, अकाउंट नंबर डुप्लीकेट हो नहीं सकता। तो अगर हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अकाउंट नंबर और आधार दोनों पे ही दोनों कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब हमसे कहा गया कि देखो, अगर आप यूनिक और नॉट नल दोनों को ही अगर किसी एक कॉलम पर लगाना चाहते हो, तो आपको दो बार मेहनत करनी पड़ रही है। आप एक काम करो, इन दोनों को एक ही कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर दिया गया है, जिसका नाम है प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की कांस्टेंट कोई नया फीचर हमें नहीं देता, प्राइमरी की कांस्टेंट हमें यूनिक और नॉट नल के फीचर को कंबाइन करके हमें देता है। तो प्राइमरी की कांस्टेंट आप लगा सकते हो इस तरह से, लेकिन फिर आप बोलोगे कि बनाने वाले ने फिर इनको अलग अलग बनाया ही क्यों। तो आप देखो ना, जरूरी है कि आपको दोनों ही लगाने थे हमेशा। अगर मान लो किसी को सिर्फ यूनिक चाहिए और नल अलाउड है, और आप कह रहे हो प्राइमरी लगा दो, तो होगा ही नहीं हमारा। किसी को यूनिक नहीं चाहिए लेकिन नॉट नल चाहिए, तो उसका अल्टरनेट प्राइमरी नहीं हो सकता ना। प्राइमरी तब अल्टरनेट है जब दोनों ही आपको चाहिए होते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बात खत्म करना। प्राइमरी की का एक रूल और है कि ये एक कॉलम पर ही आप जो तरीका है शॉर्टकट वाला इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बोलो सर अकाउंट नंबर आधार दोनों को ही यूनिक बनाना है, दोनों को ही नॉट नल बनाना है, तो आपको याद आया सर ने पढ़ाया था दोनों का कॉम्बो प्राइमरी कहलाता है, और आपने क्या करा, दोनों पर लगा दिया प्राइमरी, एरर आती रहेगी आपकी, जाएगी ही नहीं, क्योंकि रूल ये भी है कि प्राइमरी की वाली फैसिलिटी एक बार अलाउड है एक टेबल पर, बाकी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या करो, अकाउंट नंबर पे लगा दो प्राइमरी की। अब आपको सेम फीचर चाहिए किस पर, आधार पे, तो मेहनत करनी पड़ेगी, यूनिक और नॉट नल कितने पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट तरीका प्राइमरी की वाला सिर्फ एप पे ही आप ना लगा सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी की कई बार यूनिक प्लस नॉट नल का रोल प्ले करती है, लेकिन हमेशा नहीं करती, है ना। चलो, तो अब इस बात को, जब मैंने अभी आपके एक ही कॉलम पर आईडी और यूनिक दोनों लगा दिए, यूनिक और नॉट नल, जरा डिस्क्राइब देखो क्या कह रहा है, क्या वो दोनों दिखा रहा है, क्या बना दे रहा है, प्राइमरी।
यानी कि माइस इक्वल भी ऑटोमेटिकली जब आप किसी कॉलम पर ये लगा देते हो तो उसको प्राई नाम से दिखा देता है। PRI का साउंड है प्राइमरी। ठीक है। नॉट नल वाली जो कहानी है वो अभी पूरी नहीं हुई है। प्राइमरी की को हम बीच में ले आए, लेकिन पहले नॉट नल को खत्म करना होगा। नॉट नल पहला कांस्टेंट ये हो गया, दूसरा है हमारा नॉट नल। अब बात आती है, सर मुझे नॉट नल कांस्टेंट हटाना है। लगाने का तो आपने बता दिया, मॉडिफाई के साथ ही लग जाएगा। हटाने के लिए भी मॉडिफाई है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, खत्म। बस आगे नॉट नल नहीं लिखना है, हट जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, यहां से इस कांस्टेंट को हटाना है, कौन से वाले को? नॉट नल वाले को। तो मैं लिखूंगा ऑल्टर, और ये यहां से ही हटा दिया। अब देखो, जैसे ही मैं नॉट नल हटाऊंगा तो नल अभी अलाउड नहीं है। अब यहां पर यस लिख के आ जाएगा कि हाँ इसमें नल अलाउड है, और ये PRI क्या बन जाएगा? UNI बन जाएगा। यूनिक प्लस नॉट नल इक्वल टू प्राइमरी, प्राइमरी माइनस नॉट नल इज इक्वल टू यूनिक। अब ये वाला आप अपने आप कर लोगे ऐसा मानकर मैं लिख देता हूं बस। ऐसे करके जिस जिस कॉलम पर नॉट नल लगाना है उसी कॉलम पर उसी समय आपको बताना पड़ेगा। बाद वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। बाद वाला कॉन्सेप्ट उसके लिए होता है जिसका नाम दे सकते हो, नॉट नल का नाम नहीं देते हैं। दोनों के लिए फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसी में अपना यूनिक भी लिख दीजिए। ऐसे करोगे तो भी सही है,
पहले कर दो तो भी सही है, इसमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ऑर्डर में लगा दो, लेकिन डेटा टाइप पहले आएगा, ये रूल है। उसके बाद दोनों में से कोई सा कांस्टेंट पहले लगा दो, कोई सा बाद में लगा दो। स्पेस लगाना है, कॉमा लग गया मतलब कॉलम की डेफिनेशन खत्म, अब दूसरे कॉलम की बात शुरू हो गई। किसी एक कॉलम की बात तब तक चल रही है जब तक कॉमा नहीं आ रहा है। कैन बी यूज्ड विद एट मोस्ट वन कॉलम। बता सकते हो, यहाँ पे भी हमने लिख दिया है कि ये भी बिना नाम के काम करती है। ये बिना नाम के नाम इसलिए करती है क्योंकि एक टेबल में कितनी लगा सकते हो, तो जब हटाओगे तो कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, मॉडिफाई के साथ ये हमारा यूज हो सकती है, एज वेल एज जो हमारा यूनिक वाला सिंटैक्स था उसके साथ भी। तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंटैक्स विद ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड। इसमें कांस्टेंट कीवर्ड नहीं लगाएंगे, सीधा ऐड प्राइमरी की, और यहाँ पर कॉलम का नाम, जिस कॉलम पे लगानी है, बात खत्म। कांस्टेंट कीवर्ड तब लगाते हैं जब आप नाम देते हो, और इसका नाम नहीं दिया जाता। तो छोटा सिंटेक्स है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की, और कॉलम का नाम, जिस कॉलम पे लगाना है उस पे लगा दो। इसका ड्रॉप का सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की। बताने ही नहीं है कहाँ लगी है, एक ही है, जहां होगी ढूंढ कर हटा देंगे। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की। दोनों जगह प्राई लिख कर आएगा, शो क्रिएट कमांड से। ये ध्यान रखिएगा, आपने एक टेबल पर प्राइमरी की लगा दी और दो कॉलम पर कॉम्बो लगा दिया, यूनिक नॉट नल का। डेस्क्राइब कमांड कंफ्यूज करेगी आपको, क्योंकि वो तीनों में ही पी आर आई लिख कर देगा, और आपको याद आएगी सर ने बोला तो एक पे लगा सकते हैं, या तो तीन तीन दिख रहे हैं। तो डेस्क्राइब कमांड कई बार जो हमें बता रही है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसलिए शो क्रिएट टेबल पे रिलाई करना चाहिए। ठीक है, सिंटेक्स विद क्रिएट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, इसी समय लगा देना है। बाद में लगाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि नाम तो देना नहीं है ना। बाद में दे सकते हो, एरर नहीं आएगी, वह फायदा क्या जब नाम ही नहीं दे सकते तो, है ना। और यही लिख दिया, प्राइमरी की, कॉलम नेम, डेटा टाइप। अब किसी और कॉलम पर नहीं आ सकता, ठीक है, कॉम्बो आ सकता है अभी भी।
आफ्टर डिफाइनिंग प्राइमरी की ऑन ए कॉलम यू कैन स्टिल डिफाइन कॉम्बिनेशन टू अदर कॉलम्स। ठीक है। डेस्क्राइब कमांड हमेशा PRI लिख कर देगी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। शो क्रिएट से आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरह से हम प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और प्राइमरी की में भी सेम हमारा नॉट नल और यूनिक वाला फीचर हमें मिलता है। तो अब ये वाली जो टेबल है, इस वाली टेबल से जो मैंने EID बनाई है, पहले इस EID का जो यूनिक की है इसको मैं हटा रहा हूँ। इसी पे मैं प्राइमरी की लगा देता हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारा EMP ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम मैंने रखा था यू, क्या रखा था, UQ_EID। ड्रॉप हो गया। अब देखो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। अब इस पर मैं क्या लगाता हूँ, प्राइमरी की कांस्टेंट लगाता हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम EMP ऐड प्राइमरी की, और यहाँ पर EID। इसी तरह से क्रिएट टेबल के साथ भी आप लगा सकते हो। सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो फिलहाल आज इतना ही। कल मिलेंगे, सॉरी कल थर्सडे, परसों मिलेंगे। परसों कांस्टेंट को कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।